क्या आप जानते हैं भारत के दूसरे बड़े संवैधानिक पद के चुनाव प्रक्रिया क्या रहती है? जी हाँ, आज इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया प्रणाली, किस तरीके से वो चुनाव संपन्न होता है और किस तरीके से देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति आसीन हो सकता है। तो आइए, मैं डॉक्टर अरुण शौरान आपका वेलकम करता हूं इस वीडियो के अंदर और सीखते हैं भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को, प्रणाली को। जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके अंदर संसद सदस्य मतदान करते हैं। संसद के जो सदस्य हैं, मींस एमपीज ही उस चुनाव में भाग लेते हैं। एमएलए का चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। दूसरी तरफ जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें एमएलएज भी पार्टिसिपेशन करते हैं। कोई भी चुनाव है वो गुप्त मतदान के द्वारा ही होता है। इसके अंदर, इस चुनाव की प्रक्रिया के अंदर एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का चुनाव प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं। आगे हम समझेंगे ये एसटीवी का कॉन्सेप्ट, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वो किस तरीके से वर्क करता है। जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से जिस उम्मीदवार को बहुमत मिलता है, जिस उम्मीदवार को बहुमत मिलता है, बहुमत मिलने वाला जो व्यक्ति है वो उस उपराष्ट्रपति पद के लिए विजयी घोषित किया जाता है। अच्छा, बहुमत कितना होना चाहिए? बहुमत मिलना चाहिए 50% +1, मीन्स जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल संसद के सदस्यों की जो स्ट्रेंथ है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं, जितने भी एमपीज हैं, उनके नंबर का 50% +1, उससे एक ज़्यादा, इतना उम्मीदवार को वोट मिलना चाहिए। अगर इससे कम वोट हैं, इससे कम वोट हैं, तो फिर हम एसटीवी, जो सिंगल ट्रांसफरेबल जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, उसका पालना करेंगे। देखिए, ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां पर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर 100 सांसद अगर वोट डालते हैं और हमारे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 3 कैंडिडेट उस फ्रे के अंदर शामिल हैं। 3 कैंडिडेट हैं जो अपने आप को उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन करवाना चाहते हैं। तो 100 सांसद अगर वोट डालते हैं, उनमें से 40 ने ए को वोट दे दिया, 35 ने बी को दे दिया और 25 ने सी को वोट दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, वोट देते वक्त जब भी ये वोट का जो पैटर्न है, जब वोट दिया जाता है तो उसमें हर एक वोट के अंदर तीनों जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए, बी और सी, इनकी प्रेफरेंस मांगी जाती है। प्रेफरेंस मांगी जाती है। उस प्रेफरेंस के अंदर, फॉर एग्जांपल, मैं एक सांसद हूं और मैं अगर वोट डाल रहा हूं तो मेरा वोट, पहली मेरी प्रेफरेंस कौन होगा? मेरी प्रेफरेंस, मान लीजिए, पहले बी कैंडिडेट हैं, सेकंड मेरी प्रेफरेंस ए है और थर्ड प्रेफरेंस मेरा सी है। तो ये जो वोट हम काउंट कर रहे हैं, ए को 40 वोट मिले, बी को 35 मिले, सी को 25, ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट हैं। मींस 25 सांसदों ने, 100 में से 25 सांसदों ने सी को प्रेफरेंस दिया है, पहली प्रेफरेंस उनकी सी है। 35 जो एमपीज हैं उन्होंने बी को प्रेफरेंस दिया है, फर्स्ट प्रेफरेंस, और 40 ने ए को प्रेफरेंस दिया है। अब देखिए, ये जो वोट ट्रांसफर का सिस्टम कैसे होता है, इसमें से किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा बहुमत नहीं मिला है हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर। तो क्या होगा, इसके अंदर जो सी है, जो लास्ट वाला कैंडिडेट है जिसको वोट सबसे कम मिले हैं, वो इस प्रणाली में, अब इस रेस में बाहर हो जाता है और उसके ये जो 25 वोट हैं इनको ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर कैसे किया जाएगा भाई? ये जो 25 एमपीज थे, इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस सी को दिया था, लेकिन अब ये देखा जाएगा इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस है
वो ए को कितनी है और बी को कितनी है। उदाहरण के तौर के ऊपर इनमें से मान लीजिए 15 कैंडिडेट ने 15 या 15 कैंडिडेट ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया हुआ है और 10 ने बी को सेकंड प्रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो जो सी के 25 वोट थे उनमें से 15 वोट चले जाएंगे ए कैंडिडेट को और ए कैंडिडेट के पास वोटों की संख्या अब हो जाएगी 40 प्लस 15 मीन्स 55, जो कि टोटल वोट हमारे पास 100 थे उसमें से 5 ज़्यादा बन गया है। मीन्स ए के पास सेकेंड राउंड के बाद ए के पास पूर्ण बहुमत आ गया है। ए के पास जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है 50% प्लस 1 वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो इस केस में ए को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मींस एक एक जो मत है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर जिस सांसद ने जिस व्यक्ति को जिस उम्मीदवार को वोट दिया था वो उम्मीदवार नहीं जीत पा रहा, उसके पास सबसे कम वोट हैं, तो सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट के जो वोट्स हैं वो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे एज पर द प्रेफरेंस। इसी केस के अंदर क्या बी के भी चांसेस थे जीतने के? यस, बी को पहली बार में 35 वोट मिले थे, लेकिन अगर सी वाले 25 में से 25 में से अगर 16 कैंडिडेट इसको दे देते, वोट बी को दे देते, बी प्रेफरेंस होता, 16 जो एमपीज हैं उनकी प्रेफरेंस बी होता इसमें से 25 में से, तो बी वालों के अंदर बी के जो वोट की उस परिस्थिति में बी के वोट्स का नंबर कितना हो जाता? बी के वोट्स का नंबर हो जाता 51। ठीक है, और ए के रह जाते 49। उस परिस्थिति में जो बी उम्मीदवार है वो विजयी घोषित हो जाता। ठीक है जी, होप आपको ये वाला पॉइंट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो एसटीवी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। अभी हमारे भारतवर्ष के अंदर जो जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन थे, उन्होंने जुलाई मंथ में अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो अब 2 कैंडिडेट्स रूलिंग पार्टी बीजेपी की तरफ से का जो संगठन है एनडीए और इंडिया ब्लॉक विपक्ष की तरफ से अलग अलग कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी दाखिल की गई है। अच्छा, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए? यहाँ पर सबसे पहले जो व्यक्ति इस पद के ऊपर जाना चाहता है, आसीन होना चाहता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। वो व्यक्ति, क्योंकि आप जानते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भी काम करता है और उसको जो तनख्वाह मिलती है वो एज ए चेयरमैन के रूप में, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी योग्य होना चाहिए उम्मीदवार। किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मींस उस पद के ऊपर नहीं होना चाहिए, जो लाभ का पद है उसके ऊपर आसीन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है उपराष्ट्रपति, ये योग्यताएं हैं जो उपराष्ट्रपति पद के ऊपर आसीन होना चाहता है, उसके लिए योग्यताएं हैं। अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जुलाई 2025 में इस्तीफा दिया और 1987 के बाद पहली बार समय से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ऐसा हमारे इतिहास के अंदर 1987 के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है कि किसी उपराष्ट्रपति ने टेन्योर पूरा ना करने की वजह से और उनके इस्तीफे की वजह से उनको चुनाव करवाना पड़ रहा है। 2 बार पहले हुआ था जब टर्म पूरी नहीं की गई, उस केस में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नॉमिनेशन किया था, राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन हो गए थे, तब हुआ था। चुनाव कार्यक्रम इस बार जो 2025 में है, अधिसूचना जारी हो चुकी है 7 अगस्त 2025 को। नामांकन की लास्ट डेट 21 अगस्त है। नाम वापस लेने की, अगर कोई व्यक्ति मीन्स केवल सिंगल कैंडिडेट रह जाता है 25 अगस्त तक नाम लेने के बाद, तो उनको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा इस रेस में रहते हैं तो उस केस में 9 सितंबर को चुनाव करवाए जाएंगे और 9 सितंबर को ही परिणाम
घोषित कर दिया जाएगा। इस बार के जो मुख्य उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्यरत हैं, उन्होंने वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये एनडीए ब्लॉक की तरफ से उम्मीदवार हैं। और इंडिया ब्लॉक मींस कांग्रेस जिसमें मेन पार्टी है, उनकी तरफ से जो उम्मीदवारी अब तक जाहिर की जा रही है बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि चीफ पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको ब्रीफ समरी बताया गया किस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आगे देखते हैं कि इनमें से कौन 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं। बने रहिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ईच एंड एवरीवन।